बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक अच्छे दिन का आगाज कर चुके हैं। जुमा मुबारक। और ये है अरबला हसन, ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं जी आपकी जो वीक है वो पूरा अच्छा गुजरा होगा और आप वीकेंड के लिए तैयार होंगे, क्योंकि फ्राइडे को हमारा वीकेंड होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सैटरडे भी वर्किंग डे होता है। मेरे ख्याल से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका भी सैटरडे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। आज तो जुम्मा है ना, आज तो जा रहे होंगे। खैर अच्छी बात है, एक तो ये कि जिंदगी दोबारा से रवां दवा है और कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं कोरोना को लेकर। अब 12 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको भी अब जो कोरोना वैक्सीन है वो लगाई जा सकेगी। और कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट ने तेज़ किया है और इस हवाले से अपील भी की जा रही है कि जितने लोग जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है वो वैक्सीन लगवाएं। और अब कम से कम अगर आपके बच्चे 12 साल से उनकी ज़्यादा ज़ायद उम्र है तो उनको वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ डेंगू के हवाले से जी एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम रोज़ सुबह आते हैं, आपसे यही बात करते हैं, क्योंकि अब अपने इर्द गिर्द इतने सारे केसेस सुन रहे हैं डेंगू के कि आपने एहतियात सबसे पहले करनी है। अपने घर में जो साफ़ पानी है उसको कहीं भी नहीं होने देना, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा डेंगू का लावा फैलान होता है। अब एक अच्छी खबर आपके लिए और उसके बाद हम हेडलाइंस के पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे और डीजल 10 रुपये लीटर, डीजल 10 रुपये लीटर महंगा करने की जो तजवीज़ है वो भेज दी गई है। सवाबदीद, आप मुस्कुरा क्यों नहीं है? मतलब आपकी गाड़ी में पानी डलता है क्या? इस पे रोने वाली शक्ल में मेरे आंसू पहले निकल जी। 5 रुपये 90 पैसे पेट्रोल की कीमत इंक्रीज करने के लिए जो समरी है वो भेज दी गई है और डीजल की कीमत 10 रुपये बढ़ाने के लिए समरी भेजी गई है। और ये समरी अगर मंजूर हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर हमें घबराने का दोबारा मौका देते हैं, तो उसके बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 134 रुपये हो जाएगी। हाँ, मैंने चाय में एक चम्मच चीनी डाली है। मना किया था गंडापुर साहब ने, कहा था कि 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच। गुर्बत कम करने के लिए चीनी और आटा खाना आप छोड़ दें, तो हवा खाएं आप, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हेडलाइंस जानते हैं। अफवाहें मुस्तरद, हुकूमत और पाक फौज में मिसाली ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ने अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। हुकूमत का DGISI की तकरीर का मामला हल करने का दावा, लेकिन 9 रोज बाद भी तैनाती का नोटिफिकेशन ना आ सका। नैब ऑर्डिनेंस अच्छा या बुरा? आसिफ अली जरदारी की नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 12 साल और जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान में 4 डायमेंशनल स्कूल सिस्टम एक इनकलाबी निजाम। तालीमी तरीका पर बात करेंगे सरबराह अमले दानिश स्कूल परवीन राव से। जहन में सवालों की मौजूदगी आपके जिंदा होने का सबूत है। तफसीलात देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी बल्गारियन सफीर से। और सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में तुम चले आओ पहाड़ों की कसम गाने से शोहरत पाने वाले गुलकार शान खान होंगे आज एक्सप्रेसो के मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी। आज हमारे पास सेगमेंट्स भी हैं, बुल्गारियन सफीर से आपकी मुलाकात भी होगी फ्लैग्स में, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर पर बात करें तो पाक फौज में हालिया तैनातियों और तबादलों के मामले पर वज़ीर आज़म मैदान में आए हैं। उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात से मुतालिक जो तमाम अफवाहें और क़यास आराइयाँ हैं उसको मुस्तरद करते हुए 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि हुकूमत और फ़ौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, आपको मालूम है, जिसमें वज़ीर आज़म ने जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। इजलास के बाद ज़राए के हवाले से खबरें सामने आई हैं जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI के मामले पर कोई कशीदगी है ही नहीं, ये एक प्रोसीजर मामला था और इस प्रोसीजरल मामले को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। इस पर क्या सराहियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई। वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे
और फौजी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात है, इनसे बेहतर और कोई ताल्लुकात हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, और इसके साथ साथ DGISI की तैनाती के हवाले से कोई इबाहम नहीं है, तकनीकी खामी थी जो दूर हो गई। ये मामला जल्द हल हो जाएगा और पार्लिमानी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया कि तमाम मामला तय पा चुके हैं। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात कभी भी तारीख में इतने अच्छे नहीं थे जितने इस वक्त हैं। फौज का वकार पूरे पाकिस्तान को अजीज है, इसी जज्बे को बरकरार रखेंगे। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन इस मामले को तकरीबन 9 दिन गुजर चुके हैं और सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब सियासत की गई। कयास आराइयों की बात की जाए, अफवाहों की बात की जाए तो उसका बाजार भी गर्म रहा और गुज़िश्ता 3 दिन से हुकूमत मामला तय होने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक जो हुकूमत ने DGISI की जो तकर्री का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया, जिसके बाद इबाहम, अफवाहें और कयास आराइयों का जो सिलसिला है वो तेज होता चला जा रहा है। बनता भी है, मतलब अगर आप एक नोटिफिकेशन के लिए 9 दिन ले लेंगे और 7 तकर्री के लिए, तो फिर बात तो होगी और क्या सराई भी होगी। हमें इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं क्योंकि वो समझते हैं मामलात को इस मामले में बहुत बेहतर तरीके से, तो ज़रा उनकी राय लेते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया अलसुब हमें ज्वाइन करने के लिए और वक्त देने के लिए। ये जो ताख़ीर है जी, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है आमिर ज़िया साहब आपके ख्याल में, जो अभी तक ताख़ीर हुई है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? पहले तो हमें समझना ये चाहिए कि एक गैर ज़रूरी तनाज़ा है जिससे हुकूमत बच सकती थी। अब यकीनन इमरान खान साहब ये कहते रहे और बार बार कहते रहे कि जी फ़ौज के साथ मिसाली ताल्लुकात हो सकते हों भी, लेकिन हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या हैं। ऑप्टिक्स ये है कि जनाब एक चीज़ जो हमारे यहाँ एक मामूल का अमल थी और बगैर किसी तनाज़े के हो जाया करती थी, उसमें ना तकनीकी ख़राबी हुआ करती थी, ना उस पर सोशल मीडिया पे शोर होता था, ना रिवायती मीडिया उस पर हंगामा किया करता था, तो वो क्यों इस मरतबा जो है बिला वजह सुर्खियों का एक वो मरकज़ बन गई है। तो हुकूमत को ये मैं समझता हूँ कि खुद तनकीदी करनी चाहिए कि इस चीज़ पर। अच्छा, दूसरा हमें एक और बात जो समझने की है कि फ़ौज सब कहते हैं कि जी हमारा सबसे मजबूत इदारा, वो बिल्कुल है और उस पर लोगों का एतमाद भी है। अच्छा, उसी तरह उसका जो ISI का जो उसका एक सेक्शन है वो जो है बहुत ही हसास है। मतलब एक तो फौज खुद हसास इदारा, ISI उससे ज़्यादा हसास है कि जिस तरह का वो काम करती है। ऐसे इदारों को जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के होते हैं, उन्हें सुर्खियों का मरकज़ नहीं होना चाहिए, ना उसकी क़यादत को होना चाहिए असूली तौर के ऊपर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ ये भी हो रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि CIA का अगर कोई चीफ नॉमिनेट हो रहा है, मुसाद का हो रहा है, रॉ का हो रहा है, उस पर इतना हंगामा हो रहा है, उस पर इतनी स्पेकुलेशन यानी कि क्या साराइयाँ हो रही हैं। तो ये खुद जो है उस इदारे के लिए आपने बिला वजह एक जगहसाई का मौका दुनिया को दिया है। और जो जी आप कुछ कह रही हैं। ठीक हो गया, आपकी आवाज़ आ रही है? वो आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं आर्मी चीफ के मामले के हवाले से, तौसी के मामले के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि ये मामला मिस हैंडल हुआ और अब भी अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जानबूझकर हुकूमत इस मामले को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया है। इतने जो सेंसिटिव इशूज़ होते हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए, और ये मामला बहुत बुरे तरीके से मिस हैंडल हुए, जिससे एक इंप्रेशन जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं बहुत गलत गया है ओवरऑल। वो कहते हैं कि जी पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर है ये। और जो इस हुकूमत का एक जो मेरे ख्याल में इसको जो एक फायदा था वो ये था कि जी फौज के साथ इसकी हम आहंगी है। और दुनिया के हर मुल्क में अगर आपको किसी रियासत को मजबूत करना है तो सिविल और फौजी अथॉरिटीज को मिलकर काम करना चाहिए, उनका एक सफ़े पे रहना अज़बत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये काम। अच्छा, अब जो है मतलब जो इनके नाक़दीन हैं वो दावा करते हैं कि जी उस सफ़े में जो है बड़े बड़े एक छेद हो गए हैं और उसके अंदर जनाब अब एक सफ़े पे नहीं है, गलत फहमियाँ हो गई हैं। खुदा करे इमरान खान का बयान बिल्कुल दुरुस्त हो और कह रहे हो कि जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और कुछ चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि जी इमरान खान यकीनन जो है ISI का चीफ उनको रिपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में सिंबलिज्म होता है, क्योंकि असल में ये टेक्निकल किस्म के वो हैं मामलात दिल होते हैं। उसमें फौज के जो सरबरा अगर कोई फैसला कर ले कि जी इस आदमी को यहाँ पे तैनात करना है और उसके पीछे एक फलसफा होता है, उसमें कोई पसंदीदगी या नापसंदीदगी नहीं होती कि अगर किसी ने ISI को लीड कर लिया अपने टर्म के अंदर, उसको कहीं किसी और जगह पे पोस्टिंग होनी है और दूसरा अफसर भी उतना ही काबिल है। अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं तो अच्छा, हम पूरे अमल से आमिर साहब, हम अगर इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मुस्तकबिल को जाएं
तो इससे पहले भी जब मुतनाज़ तकर्रियाँ या कुछ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई तो वक्ती तौर पे मामलात सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स आए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हुकूमतों के ऊपर। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। हम इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या ये समझ सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन तनाज़ात की वजह से? मेरे ख्याल में एक जो चीज़ सीखी है, आप पहले मतलब है हम लोग चीज़ों को देखते हैं सिर्फ अपने मतलब है जो सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से ना, फौज के या हुकूमत की। एक बात हमें समझनी चाहिए कि हमारी रियासत को बड़े बड़े मसाइल का सामना है। भी आपकी मैं सुर्खियाँ सुन रहा था, आपने मईशत की बात की, लेकिन हमारा भारत के साथ जो सब ताल्लुकात की नौयत है, हमारा अमेरिका के साथ जो गलत फहमियों का सिलसिला है और हालात जो है वो बहुत कशीदा हैं। कभी जो दोस्त हुआ करते थे आज जो है वो हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है भारत, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो हमें बड़े गंभीर मसाइल का सामना है। इस मुल्क में रिफॉर्म्स होने हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी है और हर जगह पे आपको लगता है कि पहिया जम गया है। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में अगर आप ये कहें कि मेरे ख्याल में फौज की क़यादत को भी एहसास होगा और सिविल क़यादत को भी एहसास होगा कि आप जो है तनाज़ुर से बचें। और एक बतौर पाकिस्तानी के सहाफ़ी छोड़ें जी, मैं बतौर पाकिस्तानी ये चाहता हूँ कि हमारे जो एक रूलिंग एलीट है यानी कि हुक्मरान शराफिया है, वो मिलजुल कर इस मुल्क को चला रही हो, इसके बारे में सही फैसले कर रही हो। कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें फिर तदाद पैदा होता है तो फायदा जो है वो सिर्फ मुल्क दुश्मनों को होगा, नुकसान जो है रियासत को होगा। आमिर जाहिद साहब, नैब ऑर्डिनेंस की भी हम बात करें तो इस नैब ऑर्डिनेंस के बाद ये लगता है कि हुकूमत ने अपने साथ साथ ऑपोजिशन को भी एक तरह का NRO दिया है और साथ साथ ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन 3 है उसके तहत ऑपोजिशन जो रहनुमाओं के केसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो आसिफ अली जरदारी ने जो ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर अपनी एक दरख्वास्त की थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या इसकी मुखालफत करने वाली जो ऑपोजिशन है वो भी इससे फायदा उसको पहुंचेगा? जी बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि एक तो बड़ा मतलब दुख की बात यह कि जी इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की सियासत का बुनियादी जो एक कॉर्नर स्टोन था वो इत्तेसाब था, अकाउंटेबिलिटी था। अच्छा, 3 बरस में अकाउंटेबिलिटी उस रफ्तार से नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह थी कि हमारे यहाँ कवानीन, हमारा जुडिशल प्रोसेस, हमारा प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन का अमल बहुत कमज़ोर है। अब उसमें आपने सोने पे सुहागा ये किया कि जो भी इख्तियारात नैब के पास थे उसको आपने जनाब बिल्कुल एक ख़त्म कर दिया है और उसमें मतलब है कि जो उसका सारी ताकत थी वो आपने निकाल दिया। आपने कहा कि जी फला का एहतसाब पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब जो है वो किस तरह से होगा, नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों को आपने खारिज कर दिया उस चीज़ से कि हुकूमत के जो वज़रा हैं उनका नहीं हो रहा होगा, फला का नहीं हो रहा होगा। तो एक पुतवील फहरिस्त है, तो आपने उसका बाइट ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसका फ़ायदा यकीनन जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो तो कहते हैं मुखालफत करी, लेकिन फ़ायदा तो इस गंगा में सभी नहाएंगे। एक बहती गंगा है और उसमें हुकूमत ने अपने लिए पेशबंदी की और जनाब इसमें खिलाफ को भी इसका फायदा हुआ, लेकिन फिर नुकसान पाकिस्तान और यकीनन आमिर जाहिद साहब ये वाहिद नुक्ता था जिसपे 3 साल कौम का वक्त ज़ाया किया गया इस हुकूमत के अंदर और मुसलसल इस बयानी को तक़वियत देने की कोशिश की गई कि एहतसाब हो रहा है, लेकिन बिलाखिर उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। खैर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तज्ज़िये से हमें अपनी राय हम तक पहुँचाई। आमिर जाहिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार अपना तज्ज़िया हम तक पहुँचा रहे थे मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर और हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर हम बात करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कोविड के हवाले से। तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना के फैलाव में नुमाया कमी देखने में आ रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, और हालात मामूल पर भी आना शुरू हो गए हैं। वैक्सीनेशन के प्रोसीजर के हवाले से बात करें तो तेज़ी से जारी है। NCOC के ऐलान के मुताबिक 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। मोबाइल टीम्स के ज़रिए तालीमी इदारों में जाकर बच्चों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है और NCOC ने अक्टूबर और नवंबर का आखिरी हफ्ता खुसूसी वैक्सीनेशन वीक मनाने का भी ऐलान किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। बच्चों के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली हमारे मुल्क का एक मुस्तकबिल है, उन्हीं की सेहत पर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और ना ही किसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है। 12 साल और उससे ज़ायद की उम्र के जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसको ज़रूर करवाएं। उसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने से जो एक तदरीसी अमल है वो भी किसी रुकावट के बगैर जारी रहेगा। बिल्कुल, और दूसरा इसका ये भी है ना कि कोरोना से जो मुतासरा बच्चे हैं उनमें अलामात कम जाहिर होती हैं। यूजुअली वैक्सीनेशन की सूरत में बच्चों के ज़रिए जो कोविड का फैलाव है वो भी कम रहेगा और 31 अक्टूबर तक वैक्सीन ना करवाने की सूरत में जैसा कि पहले भी बताया गया है, बच्चों को ना तो क्लास में बैठने की इजाज़त होगी और ना ही स्कूल्स में दाखिले के लिए एंट्री मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल
लें। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वालिदैन से कहा है कि वो बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने में बिल्कुल हिचकिचाहट का शिकार ना हो। वालिदैन गलत खबरों और अफसानवी बातों से बचें और तमाम वैक्सीन के हवाले से उनका ये कहना था कि वो महफूज हैं और कोरोना का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए कारआमद हैं। इस सारी सूरत हाल पर डॉक्टर असद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वो इस पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह खैर। इससे पहले बच्चों को वैक्सीन नहीं हो रही थी, वैक्सीन यही थी, एज ग्रुप ये नहीं था। अभी वैक्सीन सेम है लेकिन एज ग्रुप पीछे उसको लेकर आया गया है और 12 साल तक के बच्चों को लग रही है। तो इसमें कोई इबहम मौजूद है, कोई शकूक मौजूद हैं? अगर लोगों की नज़रों में है तो उनको प्लीज़ दूर कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जो ये वैक्सीन है ये सिर्फ जाहिर है कि पाकिस्तान में तो इस्तेमाल हो रही है, अमेरिका में भी इस्तेमाल हो रही है और दुनिया के तमाम ये जो बड़े डेवलप तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और इसी एज रेंज में इस्तेमाल हो रही है। तो जाहिर है कि अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की है, तभी वो अपनी पॉपुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी उसी वजह से अपनी पॉपुलेशन में अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों में जैसे आपने कहा कि जो एक्यूट डिजीज़ है वो तो इतनी उसकी शिद्दत में बड़ों की निस्बत थोड़ी वो कम है, लेकिन कुछ ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बच्चों में ही देखी जाती हैं। ये भी एक दूसरे को लगाने का भी सबब बन सकते हैं। सो अब क्योंकि ज़रा वैक्सीन थोड़ी वाफिर मिक़दार में मौजूद है, इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम जो वैक्सीनेशन का जो कैदरे है उसमें बच्चों को भी शामिल करें। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से ऑब्वियसली स्कूल्स का एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड का गैप भी रहा और फिर पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट भी थे क्योंकि जब बड़ों ने वैक्सीन लगवानी थी तो उस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ा। अब ये बच्चों का मामला ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं। सो जो वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बच्चे लगवाते हैं, अब पेरेंट्स को आप किस तरह से कहेंगे कि किस तरह से उनको, जैसे हम आप बड़ों के हवाले से तो प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं कि आप पैनाडोल खा लें या दीगर मामलात कर लें, बच्चों के लिए क्या एहतियात होगी? जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर भी यही है। ये जो वैक्सीन बच्चों में इस्तेमाल हमारी अभी कर रहे हैं, ये फ़िलहाल के लिए ये फाइज़र वाली वैक्सीन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह के बाकी तमाम वैक्सीन होते हैं, इसके लोकल जो है यानी कि जिस जगह पे लगती है एक आध दिन तक ज़रा हाथ में दर्द होना और ये इस तरह के जो लोकल रिएक्शंस हैं ये तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी सेफ्टी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड है। जैसे मैंने कहा कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक अपने बच्चों को तो वो पता नहीं कब से लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि जो सेफ्टी का मयार है वो वहाँ पर भी बहुत हाई है। तो हम इसीलिए ये वही वाली वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं। जिस तरह वैक्सीन के इफेक्ट फ़र्क है, वैसे मुख्तलिफ इंसानों की सेहत के ऊपर या उनके अजसाम के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है उसके अंदर भी हमने देखा है कुछ को ज़्यादा पोस्ट वैक्सीन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उसको हैंडल करने में, लाइक नेक्स्ट 48 आवर्स। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। बच्चों के लिए व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन बीइंग अ डॉक्टर यू रिकमेंड? क्या सभी वैक्सीन रिकमेंडेड हैं, कोई भी लगवा सकते हैं या उसमें कोई स्पेसिफाई कर पाएंगे आप कि ये वैक्सीन ज़्यादा कारआमद है बच्चों के लिए? जो भी सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीन रेकमेंड होती हैं, ये बहुत लंबे जांच पड़ताल के प्रोसेस के बाद रेकमेंड होती हैं और वही वाली वैक्सीन रेकमेंड होती हैं जो कि एक अच्छी खासी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हों और जिसकी एफिकेसी हो। हर वैक्सीन का थोड़ा सा लोकल रिएक्शन, जो जैसे आपने फरमाया कि 24-48 घंटे के लिए जो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो होते हैं, ऐसे दूसरी भी वैक्सीन के साथ होते हैं, बहुत सारी दूसरी दवाइयों के साथ भी होते हैं। तो वो तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये कि जैसे जो अभी वैक्सीन बच्चों में इस्तेमाल हो रही हैं वो दे आर वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स दैट वी हैव। की जानिब हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले तो हम मुसलसल ये कहते रहे कि बच्चे शायद कोविड फैलाने का बायस तो बन सकते हैं लेकिन कोविड का शिकार नहीं हो सकते, अदर देन दिस डेल्टा वेरिएंट आई बिलीव, इसमें थोड़ा सा बच्चों के केसेस आए थे। तो अब क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है कि बच्चों को वैक्सीन लाजमी करवाएं? बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं आने वाले वक्त में इससे? बिल्कुल जी, देखिए मैं तो हूँ भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो हम देखते हैं बच्चे, ख़ास तौर से कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं कोविड की जो कि सिर्फ बच्चों में देखी जाती हैं और जिसकी वजह से बच्चों को आईसीयू तक जाना पड़ता है और हम मतलब कि उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है कि बड़ों की निस्बत जो तनासुब है कॉम्प्लिकेशंस का वो बच्चों में कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों में ये होता नहीं है, बच्चों में भी होता है। और जाहिर है कि जो हम लोग जो अस्पताल में काम करते हैं
वो इस तरह के बच्चे बहुत देखते हैं जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। एक तो वजह ये है, दूसरी वजह बिल्कुल ये भी है कि अगर हम बच्चों को ये वैक्सीन से प्रिवेंट करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है कि पूरे मुआशरे में ये जो वैक्सीन अब जो है कोविड को अगर हमने काबू करना है तो फिर हमें सबको ही वैसे जो सिम्टम्स हम बड़ों में एक्सपीरियंस करते हैं कोविड के हवाले से, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा होती हैं, सो उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जो बेसिक सिम्टम्स हैं ना जैसे जो होते हैं कि जी बुखार हो गया, नज़ला, गला ख़राब, गले में दर्द, और ये काफ़ी हद तक बच्चों में भी होती हैं, शायद बच्चों में थोड़ी माइल्डली हों बड़ों की निस्बत। जब फौरी तौर पे कोविड होता है तो आपके इल्म में भी होगा, हम सब के ख़ानदान में ऐसे लोग हैं जिनको कि कोविड हुआ और एकदम उनकी तबीयत फौरी तौर से बिगड़ गई और उनको अस्पताल में करना पड़ा, कई अल्लाह को प्यारे भी हो गए उसकी वजह से। तो वो है जो फौरी कॉम्प्लिकेशन जो कोविड की देखी जाती है। ये जो फौरी कॉम्प्लिकेशन का तनासुब है ये बच्चों में कम है बड़ों की निस्बत, लेकिन एक है जो कि फौरी तौर पे नहीं देखी जाती बल्कि कुछ हफ्तों महीनों के बाद देखी जाती है। ये वाली जो है इसको मिस्क का नाम दिया गया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इसको कहते ही मिस्क हैं क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। तो ये इस पे बात करते रहते हैं फॉर सेक ऑफ अवेयरनेस। हामिला ख़वातीन बहुत रिलक्टेंट होती हैं, इवन कुछ डॉक्टर्स खुद उनका इंतकाल हो गया था, आपको याद होगा, वो दे वर प्रेग्नेंट एंड दे डिडंट गेट वैक्सीनेटेड। तो बड़ा इब्हाम है इसमें। आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं आप वैक्सीन की लगवानी चाहिए, लाजमी है? जी बिल्कुल। देखिए ये जो सारी चीज़ें ना हमें थोड़ा सा प्रेग्नेंट वुमन को भी और जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी ये ज़रूर लगवानी चाहिए। और देखें ये ना जो भी रिकमेंडेशन आती है ये कोई ऐसे ही नहीं आ जाती, ये इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा डेटा होता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जी ये पाकिस्तान वालों ने खुद ही बना लिया कुछ। ये हम वही चीज़ करते हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रही हो, जो कि WHO से अप्रूव्ड हो, और वो तो वही इंडिकेशन जो वैक्सीन दिया ना, हम हर चीज़ के अंदर ऐसी कोई ना कोई शिक निकाल के ले आते हैं, तो आदत से भी मजबूर हैं। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असद फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। 12 साल और से ज़ायद के बच्चों को वैक्सीनेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा है आप भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है और कप ऑफ कॉफी का। आज एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका एक मशहूर ज़माना गाना है, हमने बता दिया तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। हमना खालिद शान खान से मुलाकात करवा रही हैं आज के ओवर कप ऑफ कॉफी में। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो सिंगर हैं, राइटर है, कंपोज़र हैं, और इस टाइम एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग दे चुके हैं जो कि नॉर्थ का गाना है। नॉर्थ से वो होते होते पूरे शहर बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो कौन सा गाना है मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है आप लोग गेस कर चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल शान खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमना। शान, पहला क्वेश्चन वो ये कि पहाड़ों की कसम, इस पे मैं इसलिए आऊँगी क्योंकि मैं खुद इस सॉन्ग की सुपर फ़ैन हूँ। बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, बिकॉज़ ये सॉन्ग जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा हर जगह पे यही बात करता हूँ कि आर्टिस्ट कभी भी कोई चीज़ अपनी वीक नहीं देता, वो अपना बेस्ट ही देता है। इसको मैंने कंप्लीट किया, इस ऑडियो को पहले मैंने एक रीजनल चैनल पे लॉन्च किया, एक गाना वैसे ही गाया, मैंने कहा देखूँ इसका रिस्पांस क्या आ रहा है। मेरा माइंड ये था कि मतलब ये तो स्टार्टर है, बस एक वैसी हिट होता है या नहीं होता, बट वो कहते नहीं है कि वो रब्बुल आलमीन जो है वही ज़ात है सब करने वाली। उस वक्त भी जब मैंने ये गाना किया, ये मेरे वालिद साहब का बेसिकली वो क्रिएटर थे इस गाने के, 90s में उन्होंने लॉन्च किया था। फिर उससे कई सिंगर्स ने इसको कवर किया। उसके बावजूद जब मैंने गाना लॉन्च किया तो तकरीबन 18 to 19 सिंगर्स थे जिनके गाने लॉन्च था उस वक्त यूट्यूब पे। यही पहाड़ों की कसम, तो इसका कंपोज लिरिक्स आपके फादर ने? बिल्कुल उन्होंने किए थे। मैंने एक रिफाइन वर्जन करके रीमेक किया इसको, और उन सब में वो हिट होना और इस तरह से पूरी दुनिया में फैल जाना, ये अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक्सेंट का इशू है, वो आपको पता ही है कि मेरा बैंड था पहले, तो मैं तो पहले से ही उर्दू कर रहा हूँ, मैं तो पश्तो में काफ़ी बाद में आया हूँ, और ये मैंने सिर्फ एक यू कैन से कि आजमाया पश्तो इंडस्ट्री को भी, काम कर रहा हूँ अभी भी,
बट ये कि उर्दू तो था, मेरी तलफ़ुज़ अदायगी ठीक थी क्योंकि मेरी एजुकेशन सारी पंजाब में हुई है, मुल्तान साइड पे। अगर मैं अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का पूछूं, फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पूछूं कि क्या क्या आ रहे हैं इस टाइम? एक नई मेरा गाना आ रहा है, इट्स कॉल्ड तमाशाई, और बहुत ही सूदिंग लिरिक्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी कोई लाइन अगर आप गुनगुना दें इस टाइम? इसकी स्थाई है, मैं हर एक फूल का तमन्नाई, मैं बिखरती रुतों का सौदाई, कैसा मंजर है मेरे पेश नजर, कैसा मंजर है मेरे पेश नजर, खुद तमाशा हूँ खुद तमाशाई, खुद तमाशा हूँ खुद तमाशाई। तो तमाशाई इज द टाइटल। बिल्कुल इस तरह ही। और अगर मैं देखा जाए रहीम शाह के बाद मेरे ख्याल में अब आप हैं एक्सक्लूसिव शान खान, जो कि पश्तो से उर्दू जॉनरा में, तो आगे आपका क्या प्लान है इसी तरह से कि आप टर्न करेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी पश्तो इर्द गिर्द है कि आपने पश्तो में भी कोई सुपर हिट देना है? मेरा यही प्लान है कि एक आधा पश्तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरा चैनल है, अब मैं इस पर एक्सपेरिमेंटल करता रहूँगा, बट डेफिनेटली जहाँ से आइडेंटिटी मेरी बनी है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक आधा उर्दू सॉन्ग कर लिया विद पश्तो बीट्स, ये बहुत अब लोगों ने पसंद किया, यू नो। मगर इसमें मैं अपने एक्सपेरिमेंटल्स भी करूँगा, सेमी क्लासिकल कुछ गज़ल कर ली या कुछ प्रोग्रेसिव रॉक में कुछ कर लिया या कुछ बैंड स्टाइल में अगर मैं आया, तो मतलब डिफरेंट जॉनर्स को मैं टच करूँगा। इंशाल्लाह होप सो कि यही प्यार मिलेगा और यही मोहब्बत मिलेगी अपने ऑडियंस से और अपने फैंस से। बिल्कुल ऐसे ही। और शान, अगर कुछ अचीवमेंट्स जो मेरे राइट साइड पे पड़ी हुई, कुछ आप एक्सप्लेन करें, कोई आपके अवार्ड्स हैं? बिल्कुल। उसके बाद जो है इस सॉन्ग बिफोर द सॉन्ग, मतलब अभी लॉन्च था, इतना हिट नहीं हुआ था उस वक्त ये गाना पाकिस्तान, बट आफ्टर द सॉन्ग सेम बलोचिस्तान से मुझे बड़ा प्यार मिला। ये दिस इज़, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ सेंडेक गोल्ड स्टोन विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम IGFC साउथ। तो IGFC साउथ जो थे वहाँ के आर्मी से, वहाँ से मुझे विद कॉम्प्लीमेंट्स ये रिसीव्ड हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड सेंडेक गोल्ड, जो कि वहाँ का है। तो बहुत ऑनर्ड है मेरे लिए, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। साथ में फिर खारान राइफ़ल्स है हमारे, जो खारान है बड़ा एक यू कैन से कि तारीख़ी शहर है हमारे बलूचिस्तान का, वहाँ से जो है ना कमांडर साहब के उसके साथ तो मुझे ये खारान राइफ़ल्स का एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट मिला। फिर म्यूज़िक मेला मैंने 2015 में किया था, जो इस्लामाबाद में होता है US एम्बेसी के थ्रू, तो उसमें भी मैंने परफॉर्म किया था। बट्रासी कैडेट कॉलेज का किया था, कामरा एयर बेस में किया, और अभी रिसेंटली मैंने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, वेरी वेल मैनेज्ड। ये उनका की तरफ से भी मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले हैं। तो जिस सॉन्ग के लिए मैं स्पेशली आपसे सुनने के लिए आई थी वो सुने बगैर मैं जाऊँगी नहीं, और वो है पहाड़ों की कसम, तो वो आप सुनाएं। बिल्कुल। मैं एक यू कैन से कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन है। स्टार्टिंग लाइंस बड़े खूबसूरत थे जो कि मैंने ऐड ऑन नहीं किए थे। याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और ये गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है फॉर श्योर। इंशाल्लाह कि ये जो एक इसका एक माइंडसेट बन चुका है लोगों का, आप इसको बीट कर सकें। मुझे लगता है आप इसी फाइट में कि जो अगला गाना वो से सुपर हिट हो। बस ये एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी यू कैन से कि कंपटीशन होता है, और एक बहुत बड़ा आपके लिए जो है ना एक चैलेंज होता है, यू नो, कि अपने ही गाने को बीट करना, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन अब वही हाई हो जाती हैं उस लेवल पे। तो इंशाल्लाह होप सो अगर ये किया गाना तो कुछ और भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसा लाने की। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच शान, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। सेम हेयर। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। और स्किपर बाबर आजम आज उनकी सालगिरह है, 27वीं सालगिरह मना रहे हैं और हम अपनी जबान में कहते हैं जिंदगी की 27 बहारें देख चुके। वैसे ही डजंट लुक 27। मैच से आगाज करेगा वर्ल्ड कप इवेंट का जो कि T20 वर्ल्ड कप है और देखते हैं कि सूरत हाल क्या होती है। नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब, द सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये मनाजिर भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं टीम की रवानगी के। सो मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब गुड मॉर्निंग, आप तैयार हैं? बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। दुबई जा रहे हैं। हाँ मिर्जा साहब, आपकी भी तैयारी होगी, क्या सिचुएशन है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अरमला और इमरान, आप दोनों को तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ कंडीशंस आईसीसी ने बड़ी सख्त रखी है कि मैदान में दाखिल होने से पहले आपका कोविड टेस्ट होगा जो कवरेज के लिए जा रहे हैं। और जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो होगा, तो आदमी कहाँ से इतने कोविड टेस्ट कराएगा? और अगर खुदा न खास्ता किसी का पॉजिटिव आ गया इमरान, तो फिर उसके बाद 10 दिन क्वारंटीन में चले जाएंगे, तो वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आपने बाबर आजम की बर्थडे की बात की, इनके वालिद आजम सिद्दीकी ने बड़ी मेहनत की है इनके लिए, जिस तरह कामरान अकमल के वालिद अकमल सिद्दीकी मेहनत करते थे। मैंने खुद देखा है दुबई के होटल में PSL में इनके वालिद इनके साथ कमरे में रहते थे जब ये इतने सुपरस्टार नहीं थे, तो इनको बड़ा सपोर्ट किया। तो अल्लाह करे कि ये कामयाबियां समेट कर लाएं। और इमरान, आपने बात की, टीम अभी होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी और इंशाल्लाह कुछ देर के बाद टीम जो है वो दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान अपना पहला एक प्रैक्टिस मैच 18 तारीख को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा और एक प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा और फिर 24 अक्टूबर को वो मार्का जिसका हम सबको इंतजार है वो शुरू होगा। भारतीय बड़े टेलीविजन एड्स बना रहे हैं, मौका मौका, फिर कह रहे हैं कि एक और मौका आ गया है, तो मौका किसके लिए है ये असल में मिर्जा साहब? अब की आप देखें इंटरेस्टिंग चीज, अब की सरदार जी को लेके आ गए। करतारपुर बॉर्डर जो खुल गया था ना गालिबन, तो वो उनको अब तक उन पर हावी है और अब की एक सरदार जी को लेकर आ गए ऐड में। लेकिन ऐड से क्या होता है, परफॉर्मेंस काउंट होती है मैदान में। और ठीक है, खेल है, हार जीत तो है, उस मैच का हिस्सा है, कोई एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन भारतीय सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा मुतारिफ हो गए इमरान और बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। अब देखें इस मर्तबा अगर अपसेट कर दिया हमारी टीम ने, कभी खुशी और कभी गम, और इस मर्तबा अगर हमें खुशी दे दी टीम ने, तो आप देखिए क्या हाल होगा। एक ही मैच जीत जाए पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठेगा। मिर्जा साहब, वैसे तो अभी खुशी सोचते हुए भी ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इतनी हाइप, इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद तो अनफॉर्चुनेटली हमें कभी ना कभी और हमें तो अब ये लगता है कि खुशी सिर्फ हमारे सेट पे ही रह गई है और कहीं खुशी है ही नहीं। नहीं, अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। तवक्को तो है। अब तो टीम में जो इमरान चेंजेस आई हैं, 3-4 चेंजेस, उससे टीम काफी बैलेंस हो गई है पाकिस्तान की। हम खुद क्रिटिसाइज करते थे जब टीम का ऐलान हुआ था, लेकिन अब टीम खासी मुतवाजिन है और उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे स्पिनर्स पर हमारी नजरें मरकूज है। भारत को देखें, रविचंद्रन अश्विन को 4 साल के बाद वो शॉर्टर फॉर्मेट में लेकर आए। रविंद्र जडेजा उनके साथ हैं, फिर 2 उन्होंने नए स्पिनर चहर और उसके अलावा चक्रवर्ती को रखा है। और हमारे पास भी 3 स्पिनर्स हैं। अल्लाह करे हमारा वाइस कैप्टन फॉर्म में आ जाए, शादाब खान, जिसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे इंडिया के खिलाफ आ जाता होता है शादाब फॉर्म में। तो ये जो हम मौका की बात करते हैं, इसमें जिन 2 प्लेयर्स की जानिब फोकस किया गया है वो बाबर और रिजवान है। ऑब्वियसली उस के ऊपर रिसर्च की जाती है और फिर ही बात की जाती है। इट मींस कि इंडियंस आर मच अफ्रेड ऑफ रिजवान एंड बाबर आजम इन द फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान, और इन्हीं दोनों से उन्हें बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये दोनों अच्छा आगाज पाकिस्तान को फराहम करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इम्कानात बड़े रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है ये दोनों ओपनर, और मेरे ख्याल में भारतीयों की नजरें भी इस पर है, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा आप देखें जसप्रीत बुमराह, उनके बॉलर वो मौजूद है, उनके स्पिनर्स हैं, तो देखें क्या होता है। वो आया स्पिनर से शुरू कराते हैं या फास्ट बॉलर से शुरू कराते हैं। स्ट्रेटेजी तो प्लान करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी उनके मेंटोर है और बगैर पैसे लिए वो मेंटोर बने। वो कह रहे मैं कुछ नहीं लूंगा। 2007 में उनकी कप्तानी में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब देखें क्या होता है। सकलैन मुश्ताक
कम ऑन सकी क्या करते कौन सा की क्या कहते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, साथ साथ कंडीशंस की भी अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, आपको क्या लगता है यूएई की कंडीशंस किस तरह की होंगी? क्योंकि हमने पीएसएल के मैचेस में देखा था कि पिच उतनी सूटेबल नहीं रही थी कुछ मैचेस में, तो अभी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंडीशंस को देख के? देखिए अरमला, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच अब खासी बेहतर हो गई है, वरना पहले 160-170 रन बन रहे थे, 200 रन भी बने इस पिच पर। और मेरे ख्याल में जो क्यूरेटर है, क्योंकि ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आता है ग्राउंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्रिकेट बोर्ड, और आपको पता है उनके कंसल्टेंट कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद। अच्छा। तो पिचेस जो बनेंगी जी, जो पिचेस बनेंगी वो यकीनन, और मुदस्सर नजर भी उनके साथ अटैच है यूएई के साथ क्रिकेट बोर्ड के, तो जो पिचेस बनेंगी मुझे लग रहा है कि वो ऐसी होंगी कि जिस पर चौकों और छक्कों की बरसात देखना पड़े, जब हम कह सकेंगे कि T20 3 घंटे की फिल्म है। अब चीयर लीडर्स तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी जो पिच है जिस पर अगर छक्के चौके लगे तो शायकीन क्रिकेट को बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा, जबरदस्त। तो आप चूंकि जा रहे हैं, आप जरा हमें अपनी तैयारियों के हवाले से भी बताइए, और जो लोग इस इवेंट को लाइव आपकी तरह देखेंगे, आप तो ओबियसली एज अ ऑब्जर्वर भी हैं और एज अ एनालिस्ट भी देखेंगे, जो लोग दूर दराज से दुनिया भर से चूंकि लोग क्रिकेट देखने आते हैं, उनके लिए आपकी क्या फील है? चूंकि कोविड अभी गुजरा है, इतना बड़ा इवेंट है और सबसे थ्रिलिंग इवेंट क्रिकेट वर्ल्ड में यही है जो T20 वर्ल्ड कप है, तो इस पर भी जरा अपनी राय दीजिए मिर्जा साहब। बिल्कुल इमरान, मेजबानी इस टूर्नामेंट की भारत को करनी थी, लेकिन कोविड के बिगड़ते हुए हालात की वजह से यहाँ मुंतकिल हुआ। लोग बड़े एक्साइटेड हैं, और मुत्तहदा अरब अमारात में अगर कि पाकिस्तानी तो है एक्सपेट्रिएट्स, लेकिन वहाँ बड़ी तादाद में भारतीय हैं। और जो मेरे दोस्त बताते हैं कि जब ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हुई, क्योंकि वो माशाल्लाह काफी मालदार भी हैं माँ भारती, तो उन्होंने एक ही हल्ले में सारे टिकट्स खरीद लिए। ज्यादातर टिकट्स भारतीयों ने खरीदे। अब टिकट्स ब्लैक होते हैं, यानी पीएसएल वगैरह जैसे इवेंट में हमने देखा खामोशी से लोग बाहर टिकट ब्लैक कर रहे थे। ये लाजमी थोड़ी है मिर्जा साहब, वो इंडिया को देखने आ रहे हैं, मे बी दे वांट टू वॉच देयर ब्रदर इन लॉ शोएब मलिक प्लेइंग, तो ये भी तो हो सकता है। वो तो हैदराबाद दक्कन से आएंगे ना लोग, उनको ससुराल से देखने। मिर्जा साहब, वैसे वो आपने कल देखा था शोएब मलिक ने जब सोशल मीडिया पे शेयर किया था, सब बदल गया लेकिन शोएब मलिक नहीं बदले, क्या फार्मूला है उनके पास? शोएब मलिक में मुझे याद है अरमला, जब ये नया आया था, फॉर्मूला क्या, बिल्कुल आप उसको, आप अगर पुरानी तस्वीर देखें आप पहचान नहीं सकते कि शोएब मलिक ने। ठीक है वैसे टाइम हमारा खत्म हो गया, आपसे गुफ्तगू करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। थैंक यू वेरी जॉइनिंग अस, अपना एक्सपीरियंस हमारे सामने रखने के लिए। और तजिया भी ब्रेक लेनी है, जब हमने ब्रेक के बाद फिर से बैक टू एक्सप्रेसर। चूंकि आज फ्राइडे है और हमारा दिन होता है आज के शो में फ्लैग्स का, और फ्लैग्स में आज आपकी मुलाकात करवा रही है सना हुमायूं, बुल्गारियन एम्बेसडर से। तो देखते हैं आज का फ्लैग्स। यूरोप का दूसरा सबसे कदीम तरीन मुल्क बुल्गारिया कुदरती हुस्न से माला माल, जिसे अपनी रंगारंग सकाफत और विरसे पर नाज है। होना भी चाहिए, क्योंकि बुल्गारिया अपने अंदर 7000 साल पुरानी तारीख समोए हुए है। इसकी सरहदें शुमाल में रोमानिया, मगरिब में सर्बिया, मकदूनिया और जुनूब में यूनान और तुर्की से मिलती हैं। खूबसूरत साहिली मकामात और बलग्रेन रोजेस की वजह से बुल्गारिया पूरी दुनिया के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। कई अशरों तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहने की वजह से बुल्गारिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सना हुमायूं और आपको फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ बुल्गारियन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ यंग लेडी हर एक्सीलेंसी आयरीना गंचीवा। हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान। आप हाल ही में पाकिस्तान तशरीफ लाई। मैं आपको पाकिस्तान और बिलखुसूस अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। एंड आई वेलकम यू इन माय शो। थैंक यू वेरी मच। आपके शो में शिरकत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आपको बुल्गारियन सफारत खाने में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट, सबसे पहले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में रहकर कैसा लगा? क्या इस्लामाबाद आपको पसंद आया? हाउ डिड यू फाइंड द पीपल? डिड यू लाइक द सिटी?
Yes, actually, I love Islamabad. जी हाँ, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद आया है। मुझे पाकिस्तान आए चंद माह ही हुए हैं और मैंने अपना ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में ही गुजारा है। ये बहुत प्यारा शहर है। बल्गेरिया का दारुल खिलाफा सूफिया भी बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह है। दोनों शहर पहाड़ों के दामन में आबाद हैं। आपको पाकिस्तान और बल्गेरिया में क्या कोई मुमासिलत नजर आती है? यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा? जी हाँ, बल्गेरिया और पाकिस्तान की कौमी जुबान में कुछ अल्फाज मिलते जुलते हैं। बल्गेरिया में भी कर्टन्स को पर्दा कहते हैं। दोनों मुल्कों की मौसीकी भी मिलती जुलती है। फिर अगर बात करें सकाफत की, तो पाकिस्तान के शिमाली इलाके में रहने वाले लोग जिन मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बल्गेरियन सकाफत से बहुत मिलता जुलता है। अभी तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं शिमाली इलाके देख सकूं, लेकिन मैं वहाँ जल्द जाऊंगी। I still haven't had the chance to visit those places, but I'm looking forward. So Bulgaria is the oldest country. बल्गेरिया यूरोप का दूसरा कदीम तरीन मुल्क माना जाता है। बल्गेरिया ने आज तक अपना नाम भी तब्दील नहीं किया। सोफिया यूरोप का दूसरा कदीम तरीन शहर है। बल्गेरिया की तहजीब 7000 साल पुरानी समझी जाती है। इस कामयाब प्रिजर्वेशन के पीछे क्या राज है? So what is the reason behind this successful preservation of the country? So actually Bulgaria really nowadays. जी हाँ, बल्गेरिया बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं, लेकिन तारीखी और सकाफती लिहाज से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि हम कदीम वक्तों से यूरोप में आबाद हैं। हमारी हुकूमत अपनी सकाफत और तारीख को महफूज रखने के लिए जो इक़दामात कर रही है वो काबिल तारीफ है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो हमारी सकाफत रोमन और ऑटोमन एम्पायर से जा मिलती है। जोग्राफियाई लिहाज से बल्गेरिया इंतहाई अहम जगह पर वाक़ है। हम एशिया और यूरोप के बीच में वाक़ हैं। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से लोग बल्गेरिया की सकाफत और हेरिटेज देखने आए। And culture, and I'm looking forward to welcoming more Pakistani people to visit and enjoy. Sounds so wonderful. Then जबरदस्त। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द बल्गेरिया विजिट करूं। List of my travel country. I will be glad if you visit there anytime soon. Sure. Recently you met Federal. आपने हाल ही में वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर जनाब उमर अयूब खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई? वो कौन से इक़दामात होंगे जिससे दोनों मुल्कों में तिजारत को फरोग मिलेगा? Are you planning to see the trading process for the traders of both countries? The Honorable Federal Minister of Economic Affairs. हमारी मुलाकात में बहुत सारे इक़दामात का जायजा लिया गया। बहुत जल्द पाकिस्तान से एक मिशन बल्गेरिया का दौरा करेगा। ये अगले साल के पहले हाफ में प्लान किया जाएगा। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के आपस में राबते हों, इससे वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के ताजरों को बल्गेरिया और पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और मौक़ों के बारे में भी आगाह करें। And actually we're trying to increase their knowledge about the opportunities. Oh, sounds ज़राअत, फूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और बेशुमार शोबे ऐसे जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आपके ख्याल में दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी किस तरह एक दूसरे से हम आहंग हो सकती है? I'm trying actually to. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बल्गेरियन बिजनेस कम्युनिटी में एक आगाही मुहिम चलाई जाए। इन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान में कितने मौके हैं। इस तरह मैं पाकिस्तान के ताजरों को भी बल्गेरिया में बिजनेस से मुतल्लिक आगाही दे रही हूँ। अपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के दौरे के दौरान चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक सिंजरानी से भी मुलाकात की थी। बल्गेरिया और पाकिस्तान किस तरह एक दूसरे के पार्लियामेंट्री निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं? I was really honored to have the chance to meet. चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम ना था। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमने सबसे ज़्यादा दबाव पार्लिमानी ताल्लुकात पर दिया। पार्लियामेंटेरियन अरकान के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। Sounds progressive. I hope that we will look progress in coming years. Yes, trying to be hopeful, optimistic and progressive. Yes. So you met with आप वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद से भी मिली हैं। बल्गेरिया और पाकिस्तान किस तरह तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे सकते हैं? क्या दोनों मुल्कों के माबैन
कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है रिगार्डिंग एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम? I already had a meeting in one of the universities here. नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मैंने कुछ मीटिंग्स की हैं। बल्गेरिया की सबसे कदीम सूफिया यूनिवर्सिटी भी मुख्तलिफ ज़ुबानों की तालीम में अपना किरदार अदा कर रही है। खास तौर पर साउथ एशिया में बोली जाने वाली ज़ुबानें वहाँ सिखाई जाती हैं। मेरे ख्याल में बल्गेरिया तालिब इल्मों के लिए एक बेहतरीन मौका है। वो यहाँ आकर मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख सकते हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स बल्गेरिया आएँ और हमारी ज़ुबानें सीखें और सकाफत देखें। In those fields which might be of their interest. Wonderful. Hope COVID-19. ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना जल्द ख़त्म हो जाए और दुनिया रूटीन की तरफ वापस आ जाए और हमारे ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार हों। मेरे इंटरव्यू के गैर रस्मी सवालात अब ख़त्म हो गए हैं। मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। Formal part of the interview has been done. Now I'm looking forward to know more about your personal life. पर उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। So you have a beautiful courtyard. आपका ये रूम तो बहुत ही शानदार है। So it's a beautiful sunny room. So these are ये वो पौधे हैं जो आपने लगाए हैं? Yes, recently. जी हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत की क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी था। इस मुहिम के तहत हमने ये पौधा लगाया। इसके अलावा भी हमने बाहर गार्डन में कई दरख्त लगाए हैं। So outside in our beautiful garden. Wonderful. So shall we just show me around? Yes, of course, with great pleasure. So this building has been built. ये इमारत हमारे बल्गेरियन इंजीनियर्स ने 1970 और 80 में बनाई थी। By Bulgarian engineers. ये दीवार पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग। Yes, these paintings are actually part of the collection of the Bulgarian. ये तस्वीरें बल्गेरियन सकाफत की नुमाइंदगी करती हैं। ये बल्गेरिया की वजारत खारजा की तरफ से नस्ब की गई हैं। सफारत खाने का ये हिस्सा बल्गेरियन आर्ट वर्क से भरा पड़ा है। Bulgarian artworks. Oh, it sounds wonderful. So now we are moving on to ज़बरदस्त। अब हम शो के सबसे सनसनीखेज सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे बल्गेरियन कॉफ़ी पिलाएं और हम मज़ीद बातचीत करेंगे। Yes, with great pleasure. Let's go. So I have seen. मैंने आपके हाथ में ये खूबसूरत आर्ट वर्क देखा है। ये क्या है? Gonna talk about this. What are these? So these are very traditional Bulgarian. ये बल्गेरिया का खूबसूरत रवायती लकड़ी का आर्ट है। इन सब आर्ट वर्क्स पर आपको एक चीज आम दिखेगी और वो है ये गुलाब का फूल। गुलाब का फूल बल्गेरिया की पहचान है। बल्गेरिया में गुलाब के बागात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये खास किस्म के फूल सिर्फ बल्गेरिया में ही पाए जाते हैं। इनसे रोज ऑयल निकाला जाता है। रोज ऑयल परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बल्गेरिया के परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। That's good to know. So let's start. जी, तो मैं अब रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। आप तैयार हो जाए। And while you can have a sip of coffee as well. So my first question with you. बल्गेरिया में लोग अपना सर हाँ में हिलाकर इनकार करते हैं। क्या ये सच है? Then nodding. Is it true? No. Okay. Bulgarian folk songs or pop music? Folk songs. Okay. Forests or deserts? Forests. What you like? A wristwatch or a wall clock? Wristwatch. Okay. Who is the Bulgarian best singer for you? Boris Christoph or Nikolai Gaurav? Boris Christoph. Okay, wonderful. So, which sport you like? Football or cricket? Football. What table sport you would like to play? Table tennis or snooker? Table tennis. Wonderful. So what you prefer, a long walk or a bicycle ride? Long walk. Wonderful. Europe or Asia? Asia right now. Okay. So what you like watching, a film or a drama series? Film. Lahore or Karachi? Lahore. And my next question is quite. और मेरा अगला सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर आपको जल्दी से जवाब देना होगा. You know sharply. Which capital is more beautiful, Sofia or Islamabad?
I told you. Now that I live in Islamabad, I love Islamabad, but Sofia is beautiful as well. Wonderful. I'm going to give you a leverage for this question. Okay. Coffee or tea? Coffee. Okay. Have you tried biryani? Yes, I think so. So biryani or dal, if you try both? Dal. What, really? Yes. Every ambassador. तमाम सफीरों ने इस सवाल का जवाब बिरयानी दिया था. I'm a different ambassador. You're the first one to like that. Let's make it different. मैं अलग और यूनिक हूँ. Okay. Shops का सलाता और Russian salad? Shops का salata, definitely. Okay. So bantisa और पराठा? Paratha. Really? Wonderful. Pizza, are you a pizza person or a burger person? I'm more pizza person. Okay. Summers or winters? Summers. Really? Yes. I must say कि I have found मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप बहुत मुनफरिद शख्सियत की हामिल हैं. unique personality. Thank you so much. I take it as a compliment and as something very positive. Definitely. And I hope that you're मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में आपका स्टे महफूज गुजरे. आप यहाँ घूमें फिरें और यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाएं. and look around and explore the whole country and you would take good memories from Yes, this country. I'm really very happy that मैं आपकी I'm शुक्रगुजार here in हूँ कि आपने Pakistan. मुझे I have मौका this दिया. professional मुझे and also पाकिस्तान personal बहुत interest पसंद in है. this यहाँ आना region. मेरी ज़ाती So ख्वाहिश I'm also थी. मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ. मुझे उम्मीद है कि ये 4 साल जो मैं यहाँ गुजारूंगी वो मेरे लिए यादगार होगा. And I will remember for the whole of my life. Thank you very much. और अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही. अगले हफ्ते मुलाकात होगी फिर आपकी किसी नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. सीखने का अमल जो है ये आपकी खुशी में या आपकी तबीयत में इसे कहते हैं उसे फ्रेश करने में, आशाश बशाश करने में पॉजिटिव रोल प्ले करता है. कैसे? आज के माइंड मैटर्स में वकार साहब हमें बता रहे हैं. ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच अरमलाइन इमरान. वकार साहब, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. लर्निंग बूस्ट्स हैप्पीनेस. लोगों का ये कहना है, जेनेरिक एक परसेप्शन है, बट आई थिंक हैप्पीनेस बूस्ट्स लर्निंग. व्हाट्स योर टेक? अच्छा, ये अभी एक रिसेंटली कुछ स्टडीज़ हैं. एक तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी है जिसमें बेसिकली लर्निंग बूस्ट्स हैप्पीनेस. आप अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या सीखते चले जा रहे हैं? को हर दफ़ा नहीं, हर दिन. आज का दिन जब मैं सोने लगा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आज कोई नई चीज़ जो मैंने सीखी है, कोई नया आइडिया, कोई डिफरेंट आइडिया, कोई डिफरेंट चीज़, कोई स्किल, कोई ऐसी चीज़ जो कोई नया लफ्ज़, कोई नया मुहावरा, कोई नई किताब के कुछ सफ़े, व्हाटएवर इट इज, कुछ ऐसी चीज़ है जो सीखी है. प्लास्टिसिटी जो है ब्रेन की, यानी एडॉप्टेशन, ये सबसे अमेजिंग चीज़ है नेचर की तरफ से. कि ओल्ड एज के जो ब्रेन है, यानी जो हम बाज़ार समझते हैं कि शायद बूढ़े लोग जो हैं, बूढ़े लोगों के अंदर भी इतनी ही एडॉप्टेशन की वो होती है. और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील 40-50 साल के बाद जब उनको मिले, या 60 साल के बाद उनको टाइम मिला, तो उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील की. किसी ने अगर कभी म्यूज़िक नहीं सीख सका तो उसने उस वक्त सीखना शुरू कर दिया और उसने सीखा. कहने का मतलब ये है कि ये एक एडॉप्टेशन की या प्लास्टिसिटी एक अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो कुदरत की तरफ से है. लर्निंग के साथ साथ जितना आप लर्निंग करते चले जाते हैं, मतलब इसमें टेक्निकल और बहुत सारी वैसे तो और तरफ साइड पे ना कि आप मिसाल के तौर पे आपको अल्जाइमर, उससे आप बच सकते हैं. बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक टाइप के हैं, उनसे आप बच सकते हैं. बल्कि आपकी वैसे जो एक हैप्पीनेस है जो साइकोलॉजी के हवाले से वो ज़बरदस्त रह सकती है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मेरे पुप्पा जो थे वो 10 दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है. 93 साल उनकी उम्र थी और 93 साल की उम्र में आखिरी चंद माह छोड़ के है ना, आप यकीन करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात कह सकता हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुढ़ापा देखा ही नहीं. उनको पता ही नहीं था कि बुढ़ापा होता क्या है. वो इसी तरीके से, उसकी वजह क्या, मैं जब देखता था कि यार बाकी हमारी पूरी फैमिली या बाकी सारे लोग जो हैं एजिंग के प्रोसेस में जाते हैं. सिर्फ एजिंग के प्रोसेस में नहीं, मतलब एजिंग के प्रोसेस से एक तो फिजिकल ना, एक दूसरा साइकोलॉजिकल फील करते हैं, उनके रवैयों में आ जाता है. आहिस्ता आहिस्ता हम बूढ़े हो रहे हैं. ये वो थे जो कि 93 साल की उम्र तक इन्होंने बुढ़ापा देखा ही नहीं. आखिर दम तक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी. उसकी वजह यह है कि उनके लाइफ का पैटर्न जब आप देखते हैं तो उसमें
हर वो चीज़, मिसाल के तौर पे उनको पता चला कि कपड़े सीना एक फ़न है, उन्होंने कपड़े सीना शुरू कर दी। ख़वातीन के कपड़े सीना सीख रहे, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं, ख़वातीन के कपड़े सीना उन्होंने वो शुरू कर दिया। उन्होंने पता चला कि अच्छा कोई उनको मिला और उन्होंने ढोल बजाना सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने ये जो नलके होते हैं मतलब ये जो बोरिंग वगैरह का ये उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने पता चला कि ये जो हलवा बनाना है ये बहुत बड़ा फ़न है, ये जो बड़े लेवल पे ना मतलब ज़्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में, उन्होंने वो सीखना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद मतलब मैं एक दिन सोच रहा था, तो मैंने सोच रहा था कि उनके हर साल में एवरेज हर साल में वो सीखते चले गए कोई ना कोई नया फ़न, कोई ना कोई नई स्किल, कोई ना कोई नया हुनर। और उसके साथ वो अच्छा पौधों के साथ या हर जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करने, मशीनरी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने, हर जगह सीखते रहना। तो इमेजिन करें कि आप जितना सीखते चले जाएंगे तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। और जो आपने कहा कि हैप्पीनेस बूस्ट लर्निंग, डेफिनेटली वो फिर हो जाता है, यानी आप खुश होते हैं तो ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं तो मजीद लर्निंग की गुंजाइश निकलती है। लर्निंग क्या है? बेसिकली आपके अंदर कुछ सवाल है जिनका जवाब लर्निंग है, यानी आप कुछ है जो आपको नहीं आता तो वो एक लर्निंग है जो आपने लर्न किया। और अगर आपके अंदर सवाल जिंदा है, मतलब आप किसी भी शख्स के बारे में, दुनिया में किसी भी शख्स के बारे में ये स्केल बना सकती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो फ़र्द है XYZ क्या ये ज़िंदा है या नहीं है। तो आप उससे बात करके आपको मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर कोई सवाल जिंदा है या नहीं है। अगर तो वो सवाल उसके अंदर जिंदा हैं तो इसका मतलब है आप बड़ी आसानी से उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि भाई तुम एक जिंदा आदमी हो, दुनिया में जिंदा फिर रहे हो। लेकिन अगर किसी के सवाल मर गए, चाहे वो 16 साल की उम्र में मर गए, तो वो समझे कि वो खत्म हो गया, मतलब लाइफ है ही बेसिकली इंसानी जिंदगी जो है। लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। और अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाए कि आई नो एवरीथिंग, फिर तो यू कैन नेवर बी हैप्पी। आप इसको देखिए ना, आपकी ग़िज़ा है, हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने जिस्मानी ग़िज़ा के हवाले से, माएँ बच्चों की जिस्मानी ग़िज़ा के हवाले से सबसे ज़्यादा केयर करती हैं। माइंड एंड बॉडी है ना, तो जो माइंड है हमने कभी नहीं गौर किया कि इसकी भी कोई ग़िज़ा है ना। तो माइंड की ग़िज़ा जो है वो सवाल और सवालों के जवाब है। ये आपका ब्रेन का बुनियादी वो है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बिल्कुल। आप इसको उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करते चले गए तो ये ज़बरदस्त, ये भी खुश और ये भी चल रहा है, काम कर रहा है, चलता रहेगा। फंक्शन है। और ये जो लर्निंग क्या कहते हैं, बूस्ट हैप्पीनेस, डेफिनेटली आपकी पूरी जिंदगी खुशी से गुजरेगी। हर दफा कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, जबरदस्त। तो रात को सोने से पहले एक दफा इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि आज के दिन में क्या क्या सीखा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू मच फॉर योर टाइम वकार साहब। बहुत एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदी। आपको मालूम है कि तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं जिस पे हमारा फोकस रहता है और सिंस डे वन हमारा ये मिशन है कि हम इनके मुख्तलिफ शोबों पे और ख़ास तौर पे उन शख्सियात पे बात करेंगे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनमें से किसी एक शोबे की जानिब। इस वक्त हमने तालीम की बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक ऐसा मॉडल पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराया जो कि बैनुल-अक़वामी लिहाज से तो बहुत ही मुअस्सर है, लेकिन पाकिस्तान में शायद उस हद तक अभी मकबूलियत उसको हासिल नहीं हुई, लेकिन मुअस्सर बहुत ज़्यादा है और उसके जो असरात हैं वो बड़े दूर रस्मी हैं। इसको चौमुखी मॉडल का नाम इन्होंने दिया है। 4 डायमेंशनल मॉडल है जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस के ज़रिए बच्चों को स्कूल्स में तालीम की दी जाती है। अमल दानिश सोसाइटी की रूह रवां हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊँ, रेगुलर स्कूल सिस्टम जी एक उसकी डायमेंशन है उस एजुकेशन सिस्टम की। फिर तेज़ रफ्त स्कूल यानी कि उम्र की झिझक के बगैर किसी भी एज ग्रुप के लोग स्कूल में आ सकते हैं। ख्वानदगी खिदमत, लफ्ज़ की पहचान, मेरा भी हक, जिसका इन्होंने एक थीम लाइन रखा है। और चौथी और आखिरी डायमेंशन है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जिस पे पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो दी गई है। इनके मुताबिक हुकूमत को भी इन्होंने तजवीज़ दी, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। हमारे साथ अफशा राव साहिबा मौजूद हैं जो कि अमल दानिश सोसाइटी की रूह रवां हैं, इस आइडिया की रूह रवां हैं। बिल्कुल उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे सामने क्या मालूमात शेयर करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग नेम रॉन्ग। क्या कहना चाहेंगी आप? एक तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया ये और पाकिस्तान के अंदर इस आइडिया का होना और फिर पिछले कई सालों से इसको चलाया जाना, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। देखिए एक्चुअली ये अब एक एडवांस आइडिया है, यानी अब हमारे 100 साल पुराने निज़ाम को थोड़ा बदलना चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए ये उसके मुताबिक है। सही। और ये मैंने नहीं बनाया, मुझसे बच्चों ने, वहाँ कम्युनिटी ने बनवाया है और 25 बरस में बनवाया है कि वो बताते थे कि हमें ये चाहिए और मैं उसको इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ। अच्छा, बेसिकली जिस तरह से आपने अभी अपने 4 डायमेंशनल एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हुनर भी सिखाना है, टीचर्स को ट्रेनिंग भी देनी है, बगैर किसी उम्र के हर उम्र के लोगों को आप केटर करिए। सो ये मॉडल बनाने और इस पर एग्जीक्यूशन करने के लिए आपने किस तरह से इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया?
मेरा तो ख्याल था कि मैं कुछ बच्चों को अपनी ज़िंदगी में पढ़ाती रहूँगी, क्योंकि मेरा एक बच्चा है तो बाकी मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँगी। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम ठीक नहीं, क्योंकि एक मेरी ख्वाहिश थी कि स्कूल में सिर्फ पढ़ा ना जाए, कुछ सीखा भी जाए। क्योंकि बच्चे की उम्र जो है, अगर सिर्फ किताबों में आप बंद करके बिठा देंगे तो जिसमें उसे लर्निंग करनी है, जो प्रैक्टिकल करके अपने ब्रेन को एनहांस करना है, वो नहीं हो सकता। तो ये तो मेरा शुरू से ख्याल था। तो मैंने जब वो करना चाहा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने के शौकीन ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि इनको, और दूसरी चीज़ों में बड़े ज़हीन हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, किसी और चीज़ में अच्छे हैं, कोई स्किल में बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तालीम के साथ ये सारी एक प्रोफेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो लगा देती हूँ, और स्किल क्या चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। किसी भी चीज़ की स्किल, जैसे आप एंकर्स हैं तो आपने ये स्किल सीखी है ना, हर चीज़ की स्किल। डॉक्टर भी तो स्किल वाला ही होता है ना, वरना वो ऑपरेशन कैसे करेगा। अच्छा, इसमें सबसे मुश्किल अमल यही है कि उन लोगों को या उन बच्चों को या उस एज ग्रुप के लोगों को तालीम की तरफ लेकर आना जो कि अब ज़रूरी नहीं समझते कि हमें पढ़ना भी चाहिए। एक एज ग्रुप होती है ना, उसके बाद आप कहते हैं कि अब मैंने पढ़ के क्या करना है, एक आम तासुर है। आपने उनको भी फोकस किया और बड़ी उम्र के लोगों को भी, बिला झिझक आपने कहा कि उम्र की झिझक नहीं है। ये कैसे किया आपने? कोई साइकोलॉजिकल सेशंस किए, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रखी, कैसे किया ये आपने? नहीं, उसका मैंने एक बहुत ही खुसूसी तरीक़ा निकाला कि पहले तो ये कहा कि तालीम और हुनर साथ साथ होना चाहिए। तो आपको एक सब्जेक्ट हम कोई प्रैक्टिस के लिए भी देंगे स्किल में, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है वो सीख सकते हैं बच्चे, और कारचोबी का जो सलमा सितारे की होती है वो सीख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का सीख सकते हैं, शेफ़ का सीख सकते हैं, जो हम स्कूल में लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और कंप्यूटर तो है ही। लेकिन दूसरी डायमेंशन ये थी कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी 10 से 18 साल के दरमियान की उम्र है, वो पाकिस्तान में लाखों हैं, जो कभी नहीं पढ़ सके पैसों की वजह से या किसी भी वजह से। तो वो अब पढ़ना चाहते हैं, कोई स्कूल दाखिल नहीं करता उन्हें। तो फिर मैंने एक डायमेंशन बना दी कि वो बच्चे अलहदा होंगे, छोटे बच्चों के साथ नहीं होंगे। तो 3 साल में 6 क्लासेस कर लेंगे। उसके बाद कुछ माओं को ज़रूरत होती है कि अपने बच्चों को देख सकें, कुछ दुकानदारों को भी ज़रूरत होती है कि अपना कारोबार लिख सकें, उसे अपनी चीज़ें। हाँ, तो उस पे हमने ये किया कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को बचपन से हम नेकी करना सिखाएं, तो एक डायमेंशन हमने तैयार की, कम्युनिटी खिदमत। अच्छा, ठीक है, सर्विसेज। ठीक है। तो उसमें बच्चों के 30 नंबर रखे हैं कि तब वो पास होंगे जब वो 1 साल में किसी एक को पढ़ाएंगे। 5, 6, 7 और 8 के बच्चों की ये जिम्मेदारी है। ठीक है। और जिनको स्टूडेंट नहीं मिलता वो फिर किसी की खिदमत करेंगे, किसी बुजुर्ग की खिदमत करेंगे। और आके में कम्युनिटी सर्विस की उस लाजमी है। ठीक है। तो 30 मार्क्स मिलेंगे तो वो आगे जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट, चूंकि टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे, जिससे हम पहले भी कहते हैं कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को तो एजुकेशन पे फोकस करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ाना है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन हम उस तरह से फोकस नहीं रखते। सो टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी हमें बताएं। मुझे जब मैंने टीचर्स को स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलवाया तो मालूम हुआ कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी जॉब की ज़रूरत है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं बाहर से लेके आती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी, दूसरे वो उनके साथ कॉप नहीं कर पाती थी, ये धुले हुए नहीं आते, ये ऐसे आते हैं, ये वैसे आते हैं, तो वो तुम और हम हो जाता था। तो मैंने वहीं की बच्चियों को ट्रेन करना शुरू किया और मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो जो बाहर की बच्चियाँ आई हैं उन्हें भी ये ट्रेनिंग नहीं है कि हम सब ह्यूमन बींग हैं और अल्लाह ताला ने ये फ़र्क पैदा किया है। हाँ, तो मैंने कहा कि हमें स्कूल में ही ये ऑप्शन बनाना है, लाजमी बनाना है। वो हर स्कूल की एक डायमेंशन होनी चाहिए कि स्कूल में ही टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वाह, ताकि वो आगे डिलीवर कर सकें, फिर वो जाएं। ठीक, पढ़ाने के लिए तभी वो जाएं। अच्छा, जब वक्त की चूँकि कमी है, मैं चाहता हूँ आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसेस की भी ज़रूरत होती है, एक बैकअप सपोर्ट भी चाहिए होता है। एक तो आप कैसे करती हैं, अगर ये ना भी जाने तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वसाइल काफ़ी हैं या हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती चाहिए? मिली तो नहीं होगी, इसका तो मुझे पता है, क्योंकि कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ आप इस हवाले से ज़ाहिर ख्याल करें। देखिए, पहले तो ये बात है कि ये मैंने खुद शुरू किया था और मैं किसी से
फंड यूं नहीं लेती थी कि कोई मुझे ये ना कहे कि हमने चूँकि पैसे दिए हैं यूं करो यूं करो यूं करो। चूँकि इसे मुझे खुद करना था और कर कर के गिर के सीखना था, गलतियां कर कर के सीखना था, तो मैं अपने पैसों का हिसाब खुद को देने वाली हूँ ना, किसी को तो नहीं दूंगी। तो मैं गलतियां करती रही। वो मैंने जब कर लिया तो फिर बीच में वो शोहरत जब हुई तो डोनर्स भी आते रहे, वो जो कि कहते थे हाँ भाई पढ़ाओ, आते रहे जाते रहे। और बीच में अब जब कोविड आया है तो उस वक्त और ज़्यादा बहुत मसाइल बहुत हो गए हैं, लेकिन तब तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब ये मॉडल पूरा 4 डिमेंशनल स्कूल सिस्टम पूरा तैयार है। हाँ, और ये हर 2-3 जगह पे है, यानी कराची में है, लाहौर में है, यहाँ की किताबें और हैं, हम इनके हिसाब से पढ़ाते हैं, कराची की किताबें और हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैंने उसमें एडजस्ट की हैं वो हमारा सेम है। ठीक है। इस तरह कश्मीर में भी है। तो ये एक मुल्की लेवल पे मैंने एक मॉडल तैयार किया। ये हमारा पायलट यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि कहीं पे भी ये एप्लीकेबल है, इसको कहीं पे भी लागू किया जा सकता है। परवीन अफशर राव साहिबा, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक तो ऐसा है कि इस पर बहुत ढेर सारी बात करना चाहिए भी और चाहता भी है दिल, लेकिन ओबियसली वक्त की कमी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वील ट्राई फॉर श्योर कि हम किसी और नशिस्त में भी ज़रूर इनसे हम बात करें और ये अपने तौर पर भी अमले दानिश स्कूल्स को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप भी ऐसा कोई इनिशिएटिव आज शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम्पल तो कायम कर दिया, तो यकीनी तौर पर कल आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में एक बार आप फिर से खुशामदीद। बिल्कुल। और अब एक बहुत ही अहम मौजू जुम्मतुल मुबारक की निस्बत से भी और रबीउल अव्वल की निस्बत से भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के मुख्तलिफ औसाफ, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में कि हम ऑफ एंड ऑन कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आते रहें जिससे हम सब की शख्सियात में बेहतरी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत ताजिर कौन से ऐसे औसाफ दुनिया के सामने रखे अपनी शख्सियत, जो कि एक अमली नमूना थी, उसवाए हसना थी उसकी सूरत में, जिससे आज भी दुनिया फ़ायदा उठा सकती है और जो आज के एक ताजर में होने चाहिए, जिससे एक बेहतर मुआशरा कायम किया जा सकता है। यही हमारा आज का मौजू है और अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे मेहमान हैं, वो इस पर गुफ्तगू करेंगे। उनसे हम ज़रा इसी हवाले से पूछते हैं। अल्लामा बहुत शुक्रिया। वैसे तो उसवाए कामिल की हर सिन्फ के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ बात करें तो शायद सदियाँ कम पड़ जाएँ, लेकिन जितने मुख्तसर वक्त में हम अहाता कर पाएँ देखने वालों का और हमारा भी कुछ भला हो जाए, तो बेहसियत ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है इस पर रोशनी डालिएगा। इमरान भाई, आप तारीख उठा के देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, उनको 2 खूबियों से नवाजा गया और हर बंदे की ज़ुबान पर, चाहे वो मानने वाला था चाहे वो नहीं मानने वाला था, हर बंदा ये कहता था कि ये सादिक भी है और अमीन भी है। कारोबारी इंसान के अंदर ये 2 खूबियाँ अगर आ जाएं कि सच्चा भी हो और अमानतदार भी हो, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु इस 2 खूबियों की बरकत से गैरों को भी अपना बना देंगे। चुनाचे आप अगर तारीख उठा के देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन से एक काफिला आता है मक्का मुकरमा में, चूंकि एक मेला लगा करता था तो बड़ी दूर दूर से दुनिया आती थी। जी, अल्लामा इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और उनके मुख्तलिफ जो ख़ास हैं शख्सियत के, उन पे हम बात करते हैं। इमरान भाई, आवाज़ आ रही है? जी आ रही। प्लीज़ जारी रखिएगा। काफिले का जिक्र आप कर रहे थे। यमन से काफिला आता है और आके कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, उनका माल कहाँ पर है। चुनाचे वो गुलाम के पास पहुंचते हैं और वहां से माल लेते हैं और चले जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम के पास जब आते हैं, जिसको मामूर किया होता सामान बेचने के लिए, आके पूछते हैं कि 20 ऊंट थे, उनमें से एक लंगड़ा था, माजूर था, क्या आपने उनको बताया, उसको आधी कीमत पे फरोख्त किया या पूरी कीमत पे फरोख्त किया? तो वो गुलाम कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूल गया था। तो आपने 1 दिन और 1 रात का सफर तय करके 1 दिन और 1 रात का सफर तय करके उस काफिले तक पहुंचे
और अल्लाह की शान उनको अभी तक इल्म ना हुआ था कि ये ऊंट में कोई उज़र है या ऊंट में कोई ऐब है। आपने खुद जाके बताया और कहा आप लोगों ने कहाँ से माल खरीदा? कहा हमारे आका ने, यमन के सरदार ने कहा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से आपने माल नहीं लेना। तो हम तलाश करते रहे, आखिर आपका बंदा हमें मिल गया तो उससे लेकर आए हैं। आपने फरमाया इसमें ये एक ऊंट के अंदर ऐब है, या तो आप हमें ये वापस कर दें और उसकी कीमत ले लें, या इसकी आधी कीमत आप हमसे वापस लेंगे क्योंकि इसमें ऐब है। इस एक अमल की बरकत से जब आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारा का सारा कबीला इस्लाम में दाखिल होता है। आजकल एक मिसाल ऐसी दी जाती है कि अगर बेचने वाले के अंदर उस वक्त जैसी ईमानदारी नहीं तो आजकल का ख़रीदार भी तो वैसा नहीं, उसके अंदर भी तो ईसार का जज्बा नहीं कि अगर एक शख्स ने किसी चीज़ के बारे में मुझसे सच बोला है कि इस चीज़ के अंदर ये नुक्ता है, ये फॉल्ट है, तो जो ख़रीदने वाला है वो भी फिर उसी ईसार या जिंदा दिली का मुजाहरा करे। ऐसी मिसाल दी जाती है, उज़्र पेश किया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये असल में जिसे कहते हैं ना बेबस शरीफ वाला मामला चल गया हुआ है कि हमारा बस नहीं चलता, वरना जिस इंसान का बस चलता है वो उतना ही जुल्म ज्यादती कर रहा है। एहसास खत्म हो, खून सफेद हो गया दूसरे लफ्ज़ में यूं कह लें। और अगर आप इसको हदीस के हवाले से पूछें तो फरमाया अल्लाह का खौफ ही सारी खैरों का सरचश्मा है। खौफ खुदा जब ना हो तो इमरान भाई लेने वाला भी ज्यादती करेगा, देने वाला भी ज्यादती करेगा। इसलिए हमें अल्लाह का खौफ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क को सामने रखते हुए कि आपने फरमाया दो खूबियां अपने अंदर ले आना, सच्चाई और अमानतदारी। मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअल अंबिया वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि कल क़यामत के दिन जिस दर्जे की तुम्हारी कारोबार में सच्चाई होगी, झूठ नहीं होगा। जैसे कि आज एक कॉमन जुमला बोला जाता है कि झूठ ना बोले तो गुजारा नहीं होता। नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सच तुम्हें निजात दिलाएगा, झूठ तुम्हें तबाह बर्बाद करेगा। तो जो सच्चाई और अमानतदारी ये दो खूबियां अपने अंदर लेके आ जाए तो आपने गारंटी दी कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये शख्स कल क़यामत में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सुलहा के साथ होगा। इसलिए बिल्कुल बात है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चूँकि 12 रबीउल अव्वल की भी आमद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का है, इस हवाले से भी बहुत लोग एहतमाम कर रहे हैं। एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर एक तवाज़ुन के लिए, तो आप इसके तनाज़ुर में भी कुछ इज़हार ख्याल करना चाहें इस अहम मौके के हवाले से? देखें, एक है हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने तौर पे मोहब्बत प्यार के मुख्तलिफ अंदाज अपनाएं, और उसमें बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी चीज़ भी कर लेता है जो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ पसंदीदा नहीं है। आप यहूद नसारा की तारीख उठा के देखें ना, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसकी तशरीह में ये लिखा है कि शिद्दत में दोनों ग्रोह चले गए। कुछ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बहतान लगा दिया नौज़ुबिल्लाह कि उनकी वालदा के हवाले से, और सारे मामला मरियम के, और कुछ ने उनको खुदा बना लिया। तो इफरातो तफरीत नहीं होना, पहली बात यह है। दूसरी बात कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है और मेरे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, और एक रिवायत में फरमाया जो ये चाहता है कि मैं भी उसको अपना महबूब बना लूं, अल्लाह भी उसको अपना महबूब बना ले, तो वो तीन काम करे, सच बोले, वादे को पूरा करे, और हमेशा अपने पड़ोस जो साथ काम कर वाले हैं एहसास करें। टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी, और इस मौजू के हवाले से उसवा कामिल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से हम बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब पीक के रोज़, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।